हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बैक टू कॉलेज दुनिया है। मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ अमन जैन और मुझे पिछले 5 से 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 से 6 साल से बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ एक नई लेक्चर सीरीज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपका टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है बीटेक सेमेस्टर फोर्थ का। ठीक है। तो सेमेस्टर फोर्थ में बेसिकली अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपके जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड मैकेनिक्स। इसी को हम बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम के नाम से जानते थे पहले। अब इसका नाम चेंज हो गया और इसका कोड भी चेंज हो गया, दैट इज BCE 402। ठीक है। ये जो लेक्चर सीरीज है बेटा ये मैराथन टाइप होगी। इसमें हम बेसिकली क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें बेटा हम पांचों यूनिट कंटेंट कवर करेंगे। हर यूनिट में हम 2 से 3 लेक्चर वीडियोस आपको देंगे। ठीक है। आपका जो पेपर है वो 27 जून से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जो ये लेक्चर सीरीज है इसमें मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपनी तरफ से डाले हैं। पिछले सारे पेपर का रिसर्च करा है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी डाले हैं कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट भी कवर करा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपका एग्जाम है उसमें मैंने ये जनरली देखा है कि 70-30 का रेशियो रहता है न्यूमेरिकल और थ्योरी पोर्शन का। ठीक है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन पे एग्जाम AKTU जो है वो फोकस करती है एग्जाम पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी पोर्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी यू कैन नॉट इवन सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली पहले थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे जो भी उस रिलेवेंट थ्योरी से होगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये सेमेस्टर 4 सिविल इंजीनियरिंग की है। लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ कि बेटा ये जो सेशन है ये बेटा मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी वैलिड है, बिकॉज यूनिट फर्स्ट मैकेनिकल में भी है और यूनिट सेकंड सॉरी यूनिट फर्स्ट आपकी मैकेनिकल में भी है और सिविल इंजीनियरिंग में भी है। ठीक है। जहां पर आपका सिलेबस अलग होगा वहां मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगा। तो ये बेसिकली सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए वैलिड है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका सॉलिड मैकेनिक्स का। इसमें हम यूनिट 1 का कंटेंट कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम देखते हैं कि क्या क्या यूनिट 1 का कंटेंट है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट सारे स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। कॉलेज का नाम जो सॉरी कॉलेज कह रहा हूँ, आपका जो चैनल का नाम है मेरा, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है। इसको आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, है ना। और इसकी जो लेक्चर सीरीज है वो मैं आपको यहाँ पर ऐड करते जाऊंगा डेली बेसिस पर। बस आपको 2-3 बातों का और ध्यान रखना है। वो ये ध्यान रखना है कि आपका जो जब भी आप मतलब पढ़ने बैठे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, इसको लेट कर ना देखें। कॉपी पेन लेकर बैठने से क्या होगा कि सो में ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सुन के नहीं कर सकते। आपको इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। मेरा नाम अमन जैन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसको हम मैराथन सीरीज भी बोल सकते हैं, बिकॉज अब आप बेटा इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को डिटेल में कवर करें। और बेसिकली आपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई तो की होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, है ना। तो ये एक तरीके से रिवीजन सीरीज भी है। अच्छा, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो ये सीरीज उनके लिए भी है कि अगर वो केवल और केवल इतने कम समय में जो मैं करा सकता हूँ बेस्ट पॉसिबल वो यही है कि आप उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और यही क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन सीरीज है, मैराथन सीरीज आप देख लीजिए। अब देखिए मैं इसमें क्या क्या कंटेंट देने वाला हूँ ये देख लीजिए। अगर मैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करूँ बेटा तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक क्या है, स्ट्रेस और उसके टाइप्स हैं। फिर उसके बाद हम स्ट्रेन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फिर बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। इसके बाद हम हुक्स लॉ कवर करेंगे। फिर यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। अब इनमें जो इसके बाद इन तीनों में जो रिलेशन है वो देखेंगे। अब इतना कंटेंट करने के बाद बेटा हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, है ना। एकदम से हम आगे बढ़ते नहीं चले जाएंगे, है ना। तो इन्हीं टॉपिक पर बेटा जो आपके AKTU में क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो मैंने इसमें डाले हैं। तो आज हम बेटा आज इतना कंटेंट कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम ये नीचे वाला जो कंटेंट है पॉइंट नंबर 7 से लेकर 10 तक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, फोकस करिए इस बात पर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द एक्सटर्नल लोड। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई बॉडी है ना, ये आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको ये बार दिख रही है, इस तरीके से ये बार है बेटा, है ना, ये पूरी बार है। ये बार जो आपको दिख रही है, इस पर मैंने किस तरीके से लोड लगाया, इस पर मैंने बाहर की तरफ एक पी लोड लगाया दोनों ही एंड से इसकी बॉडी के। तो बेटा जब भी कोई बॉडी होती है उस पर आप जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो तो उस बॉडी के पार्टिकल्स में, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जब आप किसी भी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो होता क्या है कि उसका जो लोड है उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कराता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि उस बॉडी के आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे कि आपकी कोई बॉडी है, ये सपोज करिए ये कोई बॉडी है, इसमें मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, ये इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो जब आप इस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे बेटा, इस तरीके से कोई भी लोड लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, इनका जो इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस लोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और इसको बाहर की तरफ खींचने नहीं देगा। जैसे ये लोड आप देख रहे हैं बाहर की तरफ है ना, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है इस बॉडी का, तो ये इसको एक्सटेंड होने से रोकेगा, तो इसी रेजिस्टेंस को बेटा हम बोल देते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब ये होती क्या है, तो पूरी इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, क्या है पूरी डेफिनेशन, क्या है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड टू इट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए अगेन इसमें आप कौन सा एरिया ले रहे हैं, तो देखिए इसमें इस तरीके से ये बार है आपका और एक ये है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें जो एरिया आप बेसिकली मेंशन होगा वो बेटा कौन सा वाला एरिया होगा, तो बेटा इसमें जो एरिया होगा बेसिकली वो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये वाला नॉर्मल एरिया, है ना, परपेंडिकुलर एरिया वी कैन से, ये वाला। जब आप इस पे लोड लगाएंगे तो ये वाला एरिया होगा, और इस साइड अगर हम लोड लगाएंगे तो बेटा ये वाला एरिया होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, तो वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है। अगर हम इसको बी मान लें और इसको, इसकी डेप्थ को हम बेटा डी मान लें, तो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या गया, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखना चाहूँ तो ये स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस को बेटा एक चीज ध्यान रखना है, स्ट्रेस को एक वर्ड होता है सिग्मा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा हो गया सर फोर्स या लोड, है ना, फोर्स या ऑब्लिक लगा के लोड, कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ये कैसा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो, अगर मैं यहाँ से देखिए, मैं ये वाला डायग्राम रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं इसका वो देखूं तो इसको स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लोड अगर हम P मान लें और क्रॉस सेक्शन एरिया को A मान लें, तो ये क्या हो गया सर, स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर से ये जो आपको दिख रहा है, ये बेटा बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखिए आप देखिए इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसमें देखिए बाहर की तरफ दो फोर्स लगे हैं दोनों एंड से, एक पी फोर्स इस साइड लगा है, एक पी फोर्स इस साइड लगा है। तो रेजिस्टेंस हमेशा लोड जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि क्यों लगेगा, क्योंकि वो उस फोर्स का अपोज करेगा जो मॉलिक्यूलर चेंजेस आएंगे। देखिए होता क्या है कि लोड जब लगता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच की आपस की डिस्टेंस जो है वो चेंज होती है, तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उस लोड का अपोज करता है। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, अगर मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अपोज होगी, मतलब अगेंस्ट होगी हमेशा एक्सटर्नल लोडिंग की। तो देखिए इसमें देखिए बाहर की तरफ ये लग रहा है, एक सेकेंड, इसमें देखिए ये बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस देखिए अंदर की तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये बाहर की तरफ लग रहा है तो रेजिस्टेंस देखिए अंदर की तरफ है, तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब चलिए हम इसकी देखिए दो तरीके की होती है, स्ट्रेसेस आर नॉर्मल टू द प्लेन विच, अच्छा ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए पहले इसकी यूनिट। तो बेटा आप मुझे बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है, लोड की यूनिट क्या होती है, सर न्यूटन, है ना, सबको पता है, क्लास 8th में हमने पढ़ा था, 9th में। और सर एरिया की यूनिट क्या होती है, तो सर एरिया की कई सारी यूनिट होती है, हो सकती है, अब सर डिपेंड करेगा हमने उसको किस में लिया है। तो देखिए अगर आपने मीटर में लिया है तो इसकी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना, सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, और mm में लिया है
है ना लेंथ को, तो हमारी सर यूनिट क्या हो जाएगी, mm स्क्वायर हो जाएगी। तो सर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सर मीटर स्क्वायर है। तो स्ट्रेस की बेटा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पास्कल। क्या बोल देते हैं, पास्कल। क्लियर है यहाँ तक, पास्कल समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो एक पास्कल बराबर क्या हो गया सर, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए कुछ अलग से यूनिट है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। तो बेटा देखिए किलो जहां पर भी लगेगा यूनिट में, इट विल एनकाउंटर फॉर द 10⁻³ ऑलवेज, है ना। किलोग्राम देख लीजिए, है ना, किलो लीटर देख लीजिए, सब में 10⁻³ ऐड होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, किलो पास्कल मतलब 10⁻³ पास्कल, मतलब सर इसका मतलब सर 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ठीक है सर। मेगा, मेगा पास्कल बेटा 10⁻6 मतलब 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगेन गीगा, सर गीगा में 10�9 हो जाएगा, तो गीगा में 10�9 हो जाएगा, तो 10�9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये यूनिट आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू, एक टर्म और होती है, देखिए इसको ध्यान रखिए। पहले आप मुझे ये बताइए 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो ये तो सब सर जानते हैं 1000 mm होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ mm। अब आप मुझे बताइए अगर मुझे इस टर्म को कन्वर्ट करना हो न्यूटन पर mm स्क्वायर को, मुझे कन्वर्ट करना वो मीटर स्क्वायर को मुझे mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो मैं इसको इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर की जगह तो सर 10⁻³ इंटू 10⁻³, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो सर हमने 2 बार ऐड करा है 10⁻³ 10⁻³। अब ये काय में आ गया, mm स्क्वायर में। अब ये 3 और 3 6 हो गया, तो सर ये कैंसिल आउट हो गया। तो सर यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए जल्दी, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बेसिक सारी चीजें हो गई, स्ट्रेस समझ में आ गया सर, है ना। अब हम बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की, यूनिट समझ में आ गई। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें बेसिकली, तो हमारी बेटा जनरली 2 टाइप की स्ट्रेसेस होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है सर शेयर स्ट्रेस। अब सर ये कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन स्ट्रेसेस का जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस से आता है, जैसे कि बेंडिंग स्ट्रेस और सर टॉर्जनल स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारी 4 तरीके की स्ट्रेसेस हो गई सर, नॉर्मल, शेयर, बेंडिंग और टॉर्जनल। चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहला सर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में हमारी बेसिकली 2 तरीके की स्ट्रेस एग्जिस्ट करती हैं। पहला मैंने आपको बताया नॉर्मल और दूसरा बताया शेयर स्ट्रेस। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, ये डिपेंड किस पे कर रही है। तो बेटा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो डिपेंड कर रही है कि आपने कौन सा एरिया लिया है, जो लोड अप्लाई करा है उसका टेंजेंशियल एरिया लिया है या उसका नॉर्मल एरिया लिया है। अगर नॉर्मल एरिया आपने कंसीडर करा है तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस, और अगर आपने टेंजेंशियल एरिया लिया है या पैरेलल एरिया लिया है तो दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं अभी आपको और समझाऊंगा आगे। अदर स्ट्रेसेस आइदर आर सिमिलर टू द बेसिक स्ट्रेसेस और एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जैसे कि बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस कॉम्बिनेशन है टेंसाइल स्ट्रेस का और कंप्रेसिव स्ट्रेस का और शेयर स्ट्रेस का। और इसी तरीके से टॉर्जनल स्ट्रेस जो है वो ट्विस्टिंग की वजह से आती है। चलिए इस चीज को मैं आपको आगे पहले समझा देता हूँ कि नॉर्मल स्ट्रेस होती है। देखिए सबसे पहला आपको दिख रहा है ऊपर हेडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हमने क्या दिखा, अभी हमने क्या डिफाइन करा कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। इफ द स्ट्रेसेस आर नॉर्मल टू द एरिया कंसर्न देन दीज स्ट्रेसेस आर टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में बेटा ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूं, ये एरिया इस लोड के कैसे है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर बातें की है। तो ये एरिया इस लोड के नॉर्मल है, तो बेटा इस एरिया पर लगने वाली जो स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी, अगर एरिया ऑफ कंसर्न जो है नॉर्मल है लोड की डायरेक्शन के। तो लोड की डायरेक्शन क्या है सर, ये है ना। तो इसके पर जो एरिया है ये कैसा एरिया है सर, ये हमारा इसका नॉर्मल एरिया है। कैसा एरिया है बेटा, नॉर्मल एरिया है। तो ऐसी ऐसे सरफेस पे लगने वाली स्ट्रेसेस को अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस कहेंगे, ठीक है। इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, नॉर्मल एरिया है, ठीक है, ये भी बेटा 2 तरीके की होती है, टेंसाइल इन नेचर और कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। कैसी होती है, 2 तरीके, देखिए यहाँ पर लिखा है टेंसाइल इन नेचर और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस।
तो देखिए कौन सी टेंसाइल होगी कौन सी कंप्रेसिव होगी वो डिपेंड करेगा। देखिए मैं आपको एक बार बनाकर दिखा रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ ये कौन सी टेंसाइल है कौन सी कंप्रेसिव। अगर बेटा इस बार पर इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है तो ये टेंसाइल इन नेचर होगी और इसको हम पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे। और यदि इस बार पर जो नेचर ऑफ स्ट्रेस है वो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है, तो बेटा ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और इसको हम नेगेटिव लेंगे नेचर में। ठीक है, अब आप बात समझिए कि जब आप टेंसाइल लोड लगाएंगे इस बार पर तो क्या होगा सर, इसकी लेंथ कुछ बढ़ने की कोशिश करेगी, है ना। और सर कंप्रेसिव में क्या होगा, इसकी लेंथ सर कुछ कम होने की कोशिश करेगी बिकॉज इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों का नेचर अलग है, उससे लेंथ इंक्रीज करेगी, एक्सटेंड होगा, स्ट्रेचिंग होगी, जबकि कंप्रेशन में सर क्या होगा सर, हमारी बॉडी श्रिंक करेगी, हमारा जो भी बार है वो श्रिंक करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अच्छा ये दोनों है नॉर्मली, एरिया हमेशा नॉर्मल ही लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए साइन कन्वेंशन समझ में आ गए जो हम इस्तेमाल करेंगे टेंसाइल के लिए पॉजिटिव, कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव। ठीक है, चलिए मैंने आपको लगाकर भी दिखा दी है, दो डायग्राम भी बना दी, बाहर की तरफ लग रहा है दोनों टेंसाइल, अंदर की तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव। चलिए नेक्स्ट इज शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या है, तो देखिए शेयर स्ट्रेस आर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट शेयरिंग फोर्स। तो पहले समझिए शेयरिंग फोर्स क्या होता है। अब देखिए जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें दिख रहा है आपको, अगर मैं इसमें लोड इस तरीके से इस ऊपर वाले सरफेस पर इस तरीके से लगाऊं तो आप अब देख रहे हैं कि जो बॉडी है इसके सरफेस के पैरेलल में फोर्स लगा रहा हूं। कैसा लगा रहा हूं, पैरेलल, ऊपर की तरफ पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं। तो सर ऐसी फोर्सेस को जो उस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में लगती हैं सर, ऐसी फोर्सेस को हम शेयरिंग फोर्स बोलते हैं। और इन शेयरिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं सर उनको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, शेयर फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल एरिया। अब देखिए वहां पर नॉर्मल एरिया था जो कि लोड के परपेंडिकुलर था, लोड के नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर सर लोड के क्या है, टेंजेंशियल है, लोड से टच करती हुई उस सरफेस को स्पर्श करती हुई उसी सेम डायरेक्शन में अगर हमारा एरिया ले रहे हैं हम तो सर वो हमारा टेंजेंशियल एरिया बेसिकली कहलाएगा। तो ऐसी स्ट्रेसेस को सर हम क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और सर जो शेयर स्ट्रेसेस हैं इनको सर देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए जो शेयर स्ट्रेसेस हैं सर इसको हम एक ग्रीक सिंबल टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाउ बोलते हैं, है ना। और सर ये भी हमारा क्या होगा, लोड अपॉन, अब बस यहाँ पर जो एरिया लोगे आप वो टेंजेंशियल एरिया लोगे। कैसा एरिया लोगे, टेंजेंशियल एरिया, स्पर्श करता हुआ, है ना, स्पर्श करता हुआ। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी साइन कन्वेंशन। अगर आपका ये कोई ब्लॉक है बेटा, ये आपका पूरा क्या है, ये ब्लॉक है, इस पर इस तरीके से स्ट्रेसेस लग रही हैं, है ना, इस तरीके से स्ट्रेसेस लग रही हैं, है ना। तो इनको आप हमेशा कैसा लोगे बेटा, इनको आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। कैसी लोगे, इस तरीके की स्ट्रेसेस को पॉजिटिव लोगे। बेसिकली होगा क्या, ये इस तरीके से ना, देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से खींचने की कोशिश करेगा और ये दोनों इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली इन पर जो आने वाली स्ट्रेसेस होंगी वो फाइनल स्ट्रेसेस बेटा वो कुछ इस तरीके से होंगी। समझ में आ रहा है आपको, हाँ ठीक है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव ले लिया, तो सर ये वाला कैसा है, सर ये हमारा नेगेटिव होगा। कैसा होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा है सर, इनका नेचर इस तरीके से। तो ये बेटा आपको साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव। और ये बेटा आगे वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको आपको ध्यान से याद करना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब इसमें देखिए अब इसको हम सर टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाउ इक्वल्स टू सर हमारा पी अपॉन एरिया है। बस सर यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो हमारा टेंजेंशियल एरिया है। तो यहाँ तक स्ट्रेस समझ में आ गई, शेयर स्ट्रेस समझ में आ गई, नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गई। बाकी बेटा अभी जो न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो उससे और चीजें आपको क्लियर होगी। मैंने न्यूमेरिकल भी डाल रखे हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है बेटा, स्ट्रेन क्या होती है, देखिए जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का नेचर होता है या तो कंप्रेसिव होगा या टेंजेंशियल होगा, वो सॉरी कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा या फिर सर हमारा शेयर फोर्स होगा। तो जब भी आप किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो उससे स्ट्रेसेस आती हैं और स्ट्रेस की वजह से सर हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है सर जैसे चेंज इन लेंथ हो जाएगा, चेंज इन एरिया हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। उसकी कोई भी डायमेंशन अगर चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब जो डिफॉर्मेशन होगा अगर हम उसको पर यूनिट एरिया ले लें तो दैट इज कॉल्ड सर स्ट्रेन। अब देखिए कैसे, देखिए ये आपका कोई बार था, क्लियर है,
इस बार पर सर मैंने ये टेंसाइल फोर्स लगाया, तो आप मुझे बताइए टेंसाइल फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, तो क्या इस बॉडी में, इस बॉडी की लेंथ में कोई चेंजेस आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो ये चेंज जब आएगा तो ये कुछ इसकी लेंथ सर इस तरीके से बढ़ जाएगी। ये मैं आपको ब्लैक कलर से जो शो कर रहा हूँ, ये लेंथ इसकी कुछ बढ़ जाएगी। बताइए। तो सर जो ये लेंथ अगर सपोज करें इनिशियल लेंथ जो थी सर इसकी वो एल थी, क्या थी? एल थी। और सर जो इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो सर डेल एल है, चेंज इन लेंथ। तो आप मुझे बताइए कि इसकी लेंथ में जब चेंज आएगा तो क्या इसका डायमीटर भी श्रिंक होगा? हाँ सर हो भी सकता है, इसका डायमीटर भी श्रिंक हो सकता है। तो ये इसका सपोज करिए डायमीटर था, है ना। चलिए इसको मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से थी, सपोज करिए रेक्टेंगुलर थी, है ना, और इसका जो डायमीटर था वो डी था। तो सर जो नया डायमीटर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो सर नया डायमीटर अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो सर ये कुछ श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये नया डायमीटर जो निकल कर आएगा सर वो डी डैश निकल कर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? क्योंकि लेंथ केवल बढ़ जाए ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, मटेरियल तो उतना ही है। जब लेंथ बढ़ेगी तो उधर डायमीटर का मटेरियल खींचकर लेंथ की तरफ भागेगा, तो बेसिकली क्या होगा सर, हमारा जो डायमीटर है वो कम होगा, तभी तो लेंथ बढ़ पाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या दोनों चीज, डायमीटर उतना ही रहे और लेंथ बढ़ जाए, है ना? तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो सर ये बताइए जैसे टेंसाइल लोड लगा, ठीक है, टेंसाइल लोड लगा, इसकी वजह से सर लेंथ बढ़ी। सर जो ये लेंथ बढ़ रही है इसी को हम बोल रहे हैं डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है और सर वॉल्यूम में हो सकता है। तो उसी तरीके से हमने सर स्ट्रेन को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले इस जो ये लेंथ बढ़ी है सर इसी को हम बोलते हैं एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। ठीक है। देखिए अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो आपकी जो लेंथ है बार की वो बढ़ रही है। अगर कंप्रेशन लगता है तो सर यही लेंथ हमारी कम हो जाती है। ठीक है। तो जो भी डिफॉर्मेशन है पर यूनिट लेंथ उसी को सर हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है एलोंगेशन, स्ट्रेन इक्वल्स टू एलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब आप मुझे बताइए एलोंगेशन जो होगा और जो लेंथ होगी वो किस यूनिट क्वांटिटी में होगी? तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों की यूनिट सेम होगी? आपको सोचिए अगर ये आपकी जो लेंथ है ये एमएम में है तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो भी तो एमएम में होगा। तो सर ये अगर हम इसको देखें तो एमएम डिवाइडेड बाई एमएम, तो क्या स्ट्रेन की सर कोई यूनिट है? सर स्ट्रेन इज यूनिट लेस। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रेन कैसी होती है? स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके। तो यहां से ये प्रूव होता है कि सर हमारी स्ट्रेन जो है सर वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? क्लियर है सारी चीजें? चलिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है ना। स्ट्रेन के टाइप्स क्या होते हैं? देखिए देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। देखिए सबसे पहले जैसे आपका नॉर्मल स्ट्रेस थी तो सेम नॉर्मल स्ट्रेस के टाइम पर आपकी जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी। दूसरी आपकी बेटा क्या होगी? दूसरी आपकी होगी शेयर स्ट्रेन। और यहाँ पर सर हमने एक और स्ट्रेन को अलग से डिफाइन करा है, दैट इज सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कैसी स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, क्योंकि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार मार्क कराऊंगा, आप उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद कि मुझे इन टॉपिक्स के बारे में पता चल गया है कि एकेटीयू किस टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है। तो मैं इसके बेस पर न्यूमेरिकल आपको आगे कराऊंगा। चलिए देखिए अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया तो स्ट्रेन अकर व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड रिजल्टिंग इन द चेंज इन लेंथ। बेटा जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया दो तरीके का आपका लग सकता है। ये आपकी बार रही, इस बार पर इस तरीके से आपका लोड लग सकता है ना। तो जब ये टेंसाइल इन नेचर होगा तो ये क्या कैसी होगी आपकी बार? स्ट्रेच हो जाएगी सर, बाहर की तरफ बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, है ना। ये सर हमारा डेल एल हो जाएगा। लेकिन अगर सर यही बार पर हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स लगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आए, तो सर ये हमारी इस बार की लेंथ जो है वो कुछ कम हो जाएगी इस तरीके से।
हो जाएगी। तो ये जो चेंज आपको दिखेगा ये आपका डेल एल कहलाएगा। तो सर ये डिपेंड करेगा कि कंप्रेसिव है या टेंसाइल है ना। तो सर अगर टेंसाइल है तो वो स्ट्रेच होगी और कंप्रेसिव है तो सर कंप्रेस होगा। तो लेंथ एक केस में बढ़ेगी सर टेंसाइल वाले में और कंप्रेशन वाले में सर घटेगी। इतना क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इसको मेजर करते हैं मैथमेटिकली और इसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेन क्या है। नॉर्मल स्ट्रेन को आप जनरली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है क्या सर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है ना अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना इज कॉल्ड स्ट्रेन। और सर इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं डेल एल अपॉन एल। ठीक है, डेल एल अपॉन एल क्यों बोल रहा हूँ कि डेल एल इज द चेंज इन लेंथ है और एल आपका ओरिजिनल लेंथ है उस मटेरियल का। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, स्ट्रेन समझ में आ गई। यूनिटलेस क्वांटिटी है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मैथमेटिकली इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए सर ये भी दो तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल है या लेटरल है ये किस बात पर निर्भर करेगा बेटा, ये निर्भर करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग। मतलब कि आपका लोड किस डायरेक्शन में है और आपने चेंज इन लेंथ किस डायरेक्शन में ली है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल है या लेटरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन देखिए, मैं अगेन वही वाला डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ये आपकी बार है, अब आप बताइए ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई करा है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। इस डायरेक्शन में जब आपने देखा तो सर हमारी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। सर इस बढ़ी हुई लेंथ को हमने सर बोला डेल एल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जो आपने डेल एल लेंथ ली है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड ली है क्या? जिस डायरेक्शन लोड लग रहा उसी डायरेक्शन में आपने चेंज इन लेंथ ली है? हाँ सर उसी डायरेक्शन ली है। तो सर ऐसी स्ट्रेन को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कब? जब आपने चेंज इन लेंथ को उसी डायरेक्शन लिया जिस डायरेक्शन आपका लोड लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा केस समझिए, मैंने आपको बताया था जब आपने इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा और इसका सर जो डायमीटर होगा वो कुछ स्टार्टिंग में सर डी डायमीटर रहा होगा। अब आप मुझे बात बताइए, जब इसकी लेंथ बड़ी होगी तो डायमीटर श्रिंक हुआ होगा। तो सर जो डायमीटर श्रिंक हुआ होगा, कम हुआ होगा, सर उसको मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है सर, जो ये डायमीटर कम हुआ है आपका अंदर वाला जो डायमीटर है, ये बेसिकली सर मैंने स्मॉल डी ले लिया। क्या ले लिया? स्मॉल डी ले लिया। क्लियर है सर? जब मैंने इसको स्मॉल डी ले लिया यहाँ पर, तो अब आप मुझे बताइए ठीक है कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, तो अब आप मुझे बताइए इस केस में आपने क्या लोड की डायरेक्शन में लिया है चेंज जो भी लिया है डायमीटर वो क्या लोड की डायरेक्शन में? नहीं सर, यहाँ पर 3 यूनिट है। इस तरीके से समझिए इसको, ये हो गया आपका y, ये हो गया z है ना, ये हो गया आपका y और ये जो डायरेक्शन आपने देख रखी है ये डायरेक्शन बेटा आपकी x है। तो जब आपने लोड x डायरेक्शन में लगाया है और चेंज इन लेंथ भी आपने x डायरेक्शन में ली है तब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और अगर आपने y या z में लिया मतलब जो उसके लेटरल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो बेटा वो कहलाएगा आपका क्या? लेटरल स्ट्रेन। क्लियर हो गई बात? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा, चीजें और क्लियर होंगी, अभी आप थोड़ा सा समझते चलिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेन। तो देखिए शेयर स्ट्रेन क्या है? द डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड बाय शेयर स्ट्रेसेस ऑन एन एलिमेंट और रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज शो इन फिगर इज कॉल्ड द आपका शेयर स्ट्रेन। देखिए मैंने आपको बताया कि शेयर स्ट्रेन में आपका होता क्या है कि जो लोड आप अप्लाई करते हो वो टेंजेंशियल टू द एरिया अप्लाई करते हो और जो जो एरिया लिया जाता है सर वो लोड का टेंजेंशियल एरिया मतलब स्पर्शीय एरिया जो उसको टच करता हुआ होता है। और जबकि नॉर्मल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेस में कैसा एरिया ले रहे थे सर? जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसके नॉर्मल है, उस लोड के अप्लाइड डायरेक्शन के नॉर्मल एरिया है। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखिए ये कोई ब्लॉक था, इसकी ओरिजिनल पोजीशन बेटा वो थी, वो ये थी। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रेड से मैंने शो करी है आपको। ठीक है सर, हुआ क्या, हमने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया ये वाला। ठीक है, ये सर जो हमने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद सर ये कुछ इस तरीके से इतना मूव कर गया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ डेल एल। कितना मान लेता हूँ? डेल एल। और सर इस एलिमेंट की हाइट जो है वो मैं एच ले लेता हूँ। तो सर जो हमारी शेयर स्ट्रेन होगी वो बेसिकली क्या होगी? तो देखिए आप इसको समझिए,
जो शेयर स्ट्रेन है, कोई भी स्ट्रेन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, और शेयर स्ट्रेन को आप रिप्रेजेंट करते हो एंगल फाई से। कैसे लोगे, अब आप मुझे बताइए, अगर इसमें मैं टेन थीटा लेना चाहूँ तो ये टेन फाई क्या हो जाएगा सर, टेन फाई हो जाएगा हमारा डेल एल अपॉन एच। चूंकि सर सिंस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, very small, so we can take it as phi equals to del L upon H। del L क्या है सर, del L है वो चेंज इन लेंथ जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खसक कर ये ब्लैक वाला डायग्राम दिख रहा है उसमें आ गया, ये देखिए दोनों साइड हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो डिफॉर्मेशन है सबका अलग अलग है, ऊपर सबसे हाईएस्ट है उसको मैंने डेल एल ले लिया है, ठीक है, और ये टोटल हाइट जो है इसकी वो मैंने एच ले ली है। तो बेटा ये फाई जो है इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, दिस स्ट्रेन अकर व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स दैट कॉज चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ बेटा अब इसको समझिए, वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या है, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, बेसिकली आपने फोर्स लगाया और उसके टोटल वॉल्यूम में चेंज आए। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जैसे अगर आप मुझे बताइए कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो आपने जब लोड लगाया तो एल में चेंज आया डेल एल, बी में चेंज आया डेल बी, और एच में चेंज आया डेल एच। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इस टाइप की स्ट्रेन को आप क्या कहोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहोगे, और इसको बेटा आप एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करोगे। किससे करोगे, एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करोगे, और ये होगी क्या सर, ये होगी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होगी, ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो डेल बी अपॉन बी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये बेटा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका, देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, अ होलो कास्ट आयरन सिलेंडर 4 मीटर लॉन्ग 300 mm आउटर डायमीटर। अब देखिए पहली चीज तो होलो है, होलो मतलब सर खोखला, ठीक है, एक आउटर डायमीटर होगा और सर एक हमारा इनर डायमीटर होगा। बेटा मेरी जो आर्ट है या आप कह सकते हैं ड्राइंग है, दैट इज वेरी पुअर, सो आपको इस चीज से तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो जो आउटर डायमीटर दे रखा है सर वो हमें दे रखा है 300। कितना दे रखा है सर, 300, ये वाला आउटर टू आउटर 300 mm, जो कि है आपका आउटर डायमीटर डीओ, ठीक है। चलिए लेंथ जो है आपकी सिलेंडर की वो दे रखी है 4 मीटर, तो लेंथ बराबर हो गई 4 मीटर सर, या फिर हम इसको 4000 mm भी लिख सकते हैं, ठीक है। आउटर डायमीटर हो गया सर हमारा 300 mm, ठीक है। और क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ द मेटल इज 50 mm, तो सर ये वाली जो थिकनेस है हमारे मेटल की, दिस इज नथिंग बट द 50 mm। कितनी है, 50 mm। तो आप डी इनर निकाल सकते हो, बताइए सर। डी इनर निकालने के लिए हमें इस साइड से मटेरियल की थिकनेस और इस साइड से मटेरियल की थिकनेस 50 mm इस साइड से, और सर 50 mm इस साइड से माइनस कर दें तो सर हमारा इंटरनल डाया आ जाएगा। इंटरनल डाया क्या होगा सर, आउटर डाया माइनस 2 टाइम्स द थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। तो सर ये डी आउटर कितना है सर, 300 माइनस 2 इंटू 50 mm, तो सर ये 100 माइनस कर देंगे तो 200 mm इंटरनल डाया आ गया, इंटरनल डाया आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो आपका होलो कास्ट आयरन का सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड ऑन द टॉप व्हेन स्टैंडिंग स्ट्रेट। उस पे भैया एक लोड लगाते हैं हम जब वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इस तरीके से सिलेंडर आपका, ये आपका होलो सिलेंडर हो गया बेटा, ठीक है। इसको हम होलो बनाएंगे तो कुछ कुछ रफली इसको ऐसे शो करेंगे आपको, ठीक है। ये आपका होलो सिलेंडर हो गया और ये इस तरीके लगा, इस पे सेंट्रल लोड ये लगा हुआ है पी, अरे यार सॉरी, ये सिलेंडर पर पी लोड लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है।
ये इसका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया, ठीक है। चलिए अब आप देखिए कि जो बेटा इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, वेरी गुड, इसमें स्ट्रेस आपको गिवन है, स्ट्रेस की वैल्यू सर गिवन है हमें 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसमें यंग्स मॉडुलस फॉर कास्ट आयरन इज, अच्छा यंग्स मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। अब बेटा इसमें जो यंग्स मॉडुलस दे रखा है वो दे रखा है सर हमें, यंग्स मॉडुलस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है सर 1.5 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है सर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टोटल डिक्रीज इन लेंथ। तो बेटा आप मुझे बताइए, देखिए इस क्वेश्चन को मैं हाफ अभी कराऊंगा और हाफ पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब कराऊंगा। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो सर स्ट्रेस आपने बताया था कि सिग्मा इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, और ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो सर हम एरिया नॉर्मल एरिया लेंगे, ठीक है। अब सर लोड तो हमें निकालना है, देखिए फर्स्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ लोड मतलब पी की वैल्यू सर हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एरिया सर हम निकाल सकते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे देखिए, और स्ट्रेस आपको ऑलरेडी गिवन है देखिए, है ना। तो सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे बेटा आप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताइए। तो सर ये हमारा होता है π/4 डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। ये तो बेटा आपने मेंसुरेशन क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए π/4 डी आउटर माइनस डी इनर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर दिख रहा है तो सर हमने वो एरिया ले लिया। आउटर है बेटा 300 का स्क्वायर माइनस इनर है सर हमारा 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी बेटा ये एरिया जरा कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आ रही है आपकी एरिया की, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करिए मेरे साथ साथ बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, खाली नहीं बैठिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सोम जो है वो आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, इसमें आपका काम नहीं चलेगा बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। अब देखिए आप क्या करें, तो बेटा ये जो 300 mm स्क्वायर है इसकी कैलकुलेशन में ये देखिए आपकी लोड जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो आप यहाँ पर इस यूनिट को भी मीटर में कर लीजिए, तो ये बेटा हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का। इसका रीजन समझिए, देखिए आप देखिए स्ट्रेस किस में दे रखी है, स्ट्रेस सर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो सर हम एमएम में कोई वैल्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकता हूँ। इस P को यहाँ पर होल्ड किया, इस A को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सर स्ट्रेस हमें दे रखी है 75 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना है सर π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो जरा यहाँ से आप मुझे लोड की जरा वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कितना आ रहा है निकल के, करिए कैलकुलेट फटाफट। तो देखिए मेरा जो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं बेटा, जो लोड की वैल्यू बेटा मेरी निकल कर आ रही है वो आ रही है 2945.42 किलो न्यूटन, ठीक है। किलो न्यूटन में क्यों आएगी, बिकॉज स्ट्रेस इज गिवन इन द किलो न्यूटन। ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड हो गया आपका, एरिया आपने निकाल लिया। एरिया कौन सा लिया सर, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। तो क्रॉस सेक्शन में आपको सिलेंडर ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा सर, वो हमें सर्कुलर दिखेगा, होलो सर्कुलर दिखेगा, तो सर हमने होलो सर्कुलर का एरिया निकाल लिया, है ना। कुछ सर डिपेंड करेगा कि प्लान में कैसा दिखेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और सेंट्रल लोड सर हमने यहाँ पर अप्लाई करा है, तो सर ऊपर से हम जब देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है सर वो हमें सर्कुलर ही दिखेगा, वो भी होलो। चलिए अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट समझने से पहले अब देखिए यहाँ से समझने, यहाँ तक हमने कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकाल लेंगे आगे और टोटल डिक्रीज इन लेंथ भी निकाल लेंगे। तो स्ट्रेन और जो लेंथ है वो हम आगे निकालेंगे, क्यों, पहले उसके लिए मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, देखिए इजी है, कुछ नहीं है उसमें भी, ठीक है। देखिए ये वाला टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है बेटा इलास्टिसिटी, क्या होती है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिटर्न टू द इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अपॉन रिमूवल ऑफ लोड। देखिए आपने क्या करा है, आपने एक रबड़ ली,
और इस रबड़ को इस तरीके से स्ट्रेच करा, जब उस पर लोड लगाया तो सर उसकी लेंथ बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई ये लेंथ। और सर जैसे ही आपने देखा भी होगा, करते भी आप रबड़ को लेकर, सर जैसे ही हम उस पर से ये लोड हटाते हैं, ये लोड हमने हटा दिया, तो क्या होता है सर, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। तो बेटा यही प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो which is which property of material by virtue of which any material return to its original shape and size, that is called elasticity। और कब होगा ये? जब आप लोड हटाएंगे। जब तक लोड लगा रहेगा तब तक वो उसी शेप और पोजीशन में रहेगी। और ऐसा आपने बचपन में कई बार करा, उस रबड़ को आप खींचते थे और दूसरे दोस्त के मारते थे खींच कर, तो उससे क्या होता था, जैसे ही आप छोड़ते थे वो अपनी शेप होल्ड कर लेती थी। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब देखिए बेटा एक बात समझिए कि ये इलास्टिसिटी आ क्यों रही है। तो अगेन मैंने आपको बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी मटेरियल के बीच में। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती है। क्यों? जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड हटाया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, ये इतनी हाईली पावर होती है कि वो अपनी जो शेप होती है उसको वापस से होल्ड कर लेती है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में सपोज करिए डी डिस्टेंस थी, आपने इन पर लोड लगाया और इनकी सर जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई। अब इनकी नई पोजीशन ये हो गई सर डी प्लस डेल डी। ठीक है, तो सर होगा क्या, जैसे आप लोड हटाओगे ये अगेन इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब सर जब हमें ये समझ में आ गया इलास्टिसिटी क्या है, सर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो सर इसके बाद हमारा एक लॉ आता है, और ये सर इसको स्टार मार्क कर लीजिए। या तो ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, आइदर इट विल बी इन 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स में कैसे देखने को मिलेगा, अकेला ये नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, जो कि दैट इज बेस्ड ऑन द हुक्स लॉ। जो अभी हमने ये पीछे न्यूमेरिकल कराए थे, ये देखिए कहाँ गया, ये जो हाफ न्यूमेरिकल अभी हमने डन करा है, ये न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसके साथ हुक्स लॉ लिखने को आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हुक्स लॉ का इस्तेमाल इस न्यूमेरिकल में कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हुक्स लॉ पढ़िए क्या है। हुक्स लॉ है, इट स्टेट्स, हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब बात समझिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है सर, यही तो है। तो स्ट्रेस मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, ई। और ये क्या है, ये सर हमारी स्ट्रेन है एप्सिलॉन, और सर ये हमारा क्या है, सर ये हमारा सिग्मा है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर स्ट्रेन हो जाएगा, ये हमारा हुक्स लॉ कहता है। लेकिन बेटा ये कब तक है, ये अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। कहां तक है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको क्या समझाऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाऊंगा। ठीक है, तो सर प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी समझिए। सर जैसे जैसे आप किसी बॉडी पर लोड लगाएंगे, तो लोड जब बढ़ेगा तो सर हमारी स्ट्रेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी उसके सेम प्रोपोर्शन में सर हमारी स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। और यही सर हमारा हुक्स लॉ है। कहने का मतलब ये है, जिस रेट से आपकी स्ट्रेन बढ़ेगी उसी सेम रेट से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ये हमारा हुक्स लॉ कहता है। ठीक है, और हुक्स लॉ बस यही कहता है कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एज द स्ट्रेन इंक्रीजेज से द सेम अमाउंट में सर हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। तो सर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट ऐड होता है। तो सर यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं सर उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस ई को ही सर हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो सर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब सर यंग्स मॉडुलस यहाँ पर हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, बताइए, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो हुक्स लॉ समझ में आ गया कि सर एज द स्ट्रेस इंक्रीजेस सो द स्ट्रेन इंक्रीजेस, है ना। अब देखिए स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ेगी सेम अमाउंट में, प्रोपोर्शनल है। जो चेंज इसमें स्ट्रेन में देखेंगे वही सेम चेंज अमाउंट में आपको स्ट्रेस में देखेंगे। तो इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, और सर इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया क्या, यंग्स मॉडुलस। और सर यंग्स मॉडुलस बराबर हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
अब देखिए इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं इस न्यूमेरिकल में। देखिए देखिए कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पर बेटा यंग्स मॉडुलस मुझे मटेरियल का गिवन है, और ये मटेरियल क्या है सर, हमारा कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन का सर यंग्स मॉडुलस हमें सर ये गिवन है, और सर हमें स्ट्रेस भी गिवन है, और सर स्ट्रेस भी गिवन है, और सर यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। तो सर हम हुक्स लॉ का अप्लाई करके सर हम क्या स्ट्रेन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए हुक्स लॉ का, तो पोर्शन नंबर सेकंड में क्या है सर, बाई हुक्स लॉ सर यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर स्ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सर स्ट्रेस हमें गिवन है 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सर हमें ई कितना गिवन है, ये 1.5, ठीक है 1.5 इंटू 10⁸ अगेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सेम है क्वांटिटी, हाँ किलो न्यूटन पर। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ से स्ट्रेस क्या आ रही है, यहाँ से आप मुझे बताइए स्ट्रेस, वो स्ट्रेन कितनी आ रही है बेटा। तो स्ट्रेन की जो मेरी वैल्यू आ रही है बेटा वो 0.00005। अब आप मुझे इसकी यूनिट बताइए। तो सर यूनिट तो इसकी यूनिट लेस है, स्ट्रेन तो यूनिट लेस होती है, ठीक है। स्ट्रेन कैसी होती है सर, यूनिट लेस होती है। तो स्ट्रेन भी आ गई सर, सेकंड पॉइंट भी हो गया कि स्ट्रेन भी आ गई हमारी। अब सर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गई है ना। जो ये स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों है बेटा, क्योंकि लेंथ में जो चेंज है वो हम देख रहे हैं, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। इसको हम ई या एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, चलिए देखिए टोटल डिक्रीज इन लेंथ। अब देखिए डिक्रीज कब होगा, जब स्ट्रेस कैसी होगी सर, कंप्रेसिव इन नेचर होगी। कंप्रेसिव इन नेचर होगी तो सर हमारी स्ट्रेन बराबर क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चलिए सर हम कर लेते हैं, पॉइंट थर्ड में क्या है हमारा सर, चेंज इन लेंथ बतानी है हमें, है ना, चेंज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ, है ना सर। डेल एल बताना है, कैसे निकालेंगे बताइए आप। तो सर स्ट्रेन बराबर, अभी आपने पीछे बताया था, स्ट्रेन बराबर होता है सर हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बताया था ही मैंने आपको। तो सर चेंज इन लेंथ कितना है सर, चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल एल, और सर ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है, और स्ट्रेन सर हम निकाल चुके हैं। स्ट्रेन सर हमें गिवन है 0.0005, और चेंज इन लेंथ हमें निकालना। ओरिजिनल लेंथ बेटा कितनी गिवन है, देखिए गेज लेंथ ये रही 4 मीटर। कितनी गिवन है बेटा, 4 मीटर। तो चलिए यहाँ से देखिए चेंज इन लेंथ कितना आता है, जरा आप मल्टीप्लाई करिए। 4 मीटर को मैं mm में लिख रहा हूँ, तो मेरा जो चेंज इन लेंथ आएगा वो mm में आ जाएगा। 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0. इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 0.0005 ही लिख लेता हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ से बताइए आप कितना आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ मेरा आ रहा है सर 20, है ना, 20 आएगा, 2 आएगा, 2 mm सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है सर 2 m। क्लियर है यहाँ तक बात। तो चेंज इन लेंथ भी आ गया बेटा आपका 2 mm। ठीक है, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में जब भी आएगा। ठीक है, और इसके साथ हो सकता है वो हुक्स लॉ लिखने को दे दे, तो मैंने हुक्स लॉ भी कवर कर दिया। तो बेटा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और ये क्वेश्चन बेटा मैंने जो लिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको रेफरेंस भी बता दूंगा मैंने इसको कहाँ से लिया है। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस जो है बेटा वो राज आपने राजपूत बुक पढ़ी होगी, है ना, मैंने वहां से लिया है इसका। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज जो मिस कर दी वो क्या थी कि यंग्स मॉडुलस की अगर मैं आपसे क्वांटिटी पूछूं, यूनिट पूछूं सॉरी, तो वो क्या होगी सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगी। अच्छा स्ट्रेन तो सर हमारी यूनिट लेस है, यूनिट लेस है, यूनिट लेस है, इसका मतलब सर जो यूनिट आपकी स्ट्रेस की होगी वही सेम यूनिट आपकी यंग्स मॉडुलस की होगी। तो सर स्ट्रेस की यूनिट तो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो क्या इसकी भी यही होगी, हाँ इसकी भी यूनिट क्या होगी सर, पास्कल। क्या होगी बेटा, पास्कल। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई टर्म है, दैट इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती क्या है ये भी समझिए। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
और इसमें भी बेटा क्या लगता है, मॉड, या कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख रखा है कि म्यू बराबर माइनस लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरीके से दे रखा है और कुछ बुक्स में मॉड के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, मॉड क्या होता है आपको पता है, मॉड में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, तो इसीलिए। और अगर आप साइन कन्वेंशन ले रहे हैं तो आप माइनस के साथ लेंगे। माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है ताकि वो पॉइजन रेशियो को पॉजिटिव बना सके। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि जब भी आप किसी चीज पर लोड लगाएंगे, ठीक है, जब भी आप किसी चीज पर लोड लगाएंगे और हम 2D फिगर को कंसीडर करें तो सर उसकी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, है ना। जब सर अगर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो सर लेंथ में इंक्रीज होगा और सर डायमीटर में डिक्रीज होगा। डायमीटर में क्या होगा सर, डायमीटर हमारा डिक्रीज होगा। तो सर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सर जो घट रही है वो नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे तो सर ये माइनस का हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा है ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए और हमेशा हमारा म्यू का वैल्यू किस में मिले सर, हमें सर पॉजिटिव वैल्यू मिले। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अब लेटरल स्ट्रेन क्या थी, अगेन वही वाली बात कि अगर आपने चेंज कंसीडर करा है लोड की डायरेक्शन में तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, और अगर आपने चेंज को कंसीडर करा है ट्रांसफर डायरेक्शन में, किसके, लोड अप्लाइड के ट्रांसफर डायरेक्शन, तो वो लेटरल स्ट्रेन है। ठीक है, चलिए जैसे सपोज करिए आपने जो आपने लोड लगाया है ये लेंथ की डायरेक्शन लगाया है एक्स डायरेक्शन में, है ना, ये हो गई आपकी एक्स एक्स, ये सर हमारी हो गई वाई वाई, है ना। और सर इसमें अगर हम शो करें तो ये वाई वाई है और ये इसमें सर जेड जेड है। ठीक है, तो सर अगर हमने एक्स डायरेक्शन लोड लगाया है और हम चेंज देख रहे हैं वाई या जेड डायरेक्शन में तो सर वो लेटरल स्ट्रेन होगी, और एक्स डायरेक्शन लोड लगाया है एक्स डायरेक्शन में चेंज देख रहे हैं लेंथ में या डायमीटर में तो सर वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगेन सर म्यू हमारी कैसी क्वांटिटी है सर, अगेन हमारी म्यू जो है वो यूनिट लेस है। ठीक है, क्योंकि सर ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, बताइए जल्दी फटाफट आगे बढ़े। अब बेटा देखिए, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था मैंने हुक्स लॉ के अंदर। और ये होता क्या था सर, ये होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी सर यूनिट क्या होती थी सर, इसकी जो यूनिट है वो सेम है सर पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको तो अपन ई से रिप्रेजेंट करते थे, अब कुछ साइन कन्वेंशन वो ई से रिप्रेजेंट करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ सर और हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। देखिए सबसे पहला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जैसे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ऐसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बेटा आप रिप्रेजेंट करते हो जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, जी से। तो आपका जैसे इलास्टिक मटेरियल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो था, ये बेसिकली क्या है सर, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन है। ठीक है, इसी सेम वे में सर हमारा दूसरा है, अगर हम शेयर स्ट्रेस, है ना, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं तो सर जो हमारा कांस्टेंट निकल के आता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में बेटा इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सर जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस टाउ डिवाइड बाई सर शेयर स्ट्रेन फाई। फाई क्या है सर, एंगल है। तो अगेन इसकी भी यूनिट क्या होगी सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, है ना, या पास्कल होगी। क्लियर है बेटा। और सर ये भी हमारा क्या है, रेशियो है, और ये भी वही चीज है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट shear stress is directly proportional to the shear strain. As the shear strain increases, shear stress also increases in the same amount. ठीक है, again it is a constant. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity representing the shear stress. Young's modulus representing the normal stress. Now the next one is bulk modulus. Bulk modulus क्या है? It is defined as the ratio of uniform stress intensity to the volumetric strain. बेटा again इसमें क्या है कि बल्क मॉडुलस, सर इसको बल्क मॉडुलस जो है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सर क्या है, आपने कोई लोड लगाया उससे आपके वॉल्यूम में चेंज दिखा तो ऐसी चेंज को आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
और सर इसको हम जो रेशियो लेते हैं वो लेते हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप यहाँ से क्या लिख सकते थे सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है आपकी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ तक आपको ये वाला कांस्टेंट बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सर हमारा यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर 3 मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इसकी भी सर सेम यूनिट होगी, जो शेयर स्ट्रेस की यूनिट होती है वही सर सेम इसकी यूनिट होती है। अब चलिए हम इसमें कुछ रिलेशन देखते हैं, ठीक है। जो हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, ये हमारे 3 तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट थे सर, ई, जी एंड के। सर इनमें क्या रिलेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो रिलेशन है वो बेटा बल्क मॉडुलस, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है बेटा, ये है ना, और बल्क मॉडुलस में है। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है 2k माइनस 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, एक तो रिलेशन हो गया ई इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये सर हमारे ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। दूसरा रिलेशन सर हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, ये है ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। और सर जो हमारा थर्ड है वो सर है यंग तीनों में आपस में, मतलब ई के एंड जी में, तो वो है इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3। ये 3 सर हमारे रिलेशन है। अब इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल बेटा ये है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जाने से पहले आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं इसी तरीके की वीडियो आपको डालता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, धन्यवाद।